और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के बारे में जितना सराहा जाए उतना कम होगा कि ऐसा महापुरुष मैंने बोला ना कि फर्रुखाबाद में ना मिला और ना मिलेगा, और अगर वो होते तो फर्रुखाबाद तो बुलंदियों पे होता। कुछ लोग हम पे अभी देख रहे हो कि आप जातिवाद का भी वो लगाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हाँ। इसलिए बाकी जात को सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्राह्मणवादी हमको बोलते हैं। उनके लिए आपके माध्यम से एक जवाब है। हम लोग किराए के मकान से शुरुआत किए थे। क्या उम्र थी आपकी तब? मेरी उम्र होगी 11 साल की। ठीक। कभी भी ये नहीं शो आउट किया कि हमारे पास पैसा है या हम कहाँ से आए, तो हमने हमेशा ये सोचा हम गरीबी से आए हैं और अपने से नीचे वालों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो कोशिश की हमने। और उनकी बहू आती है तो बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया कि वो लोग वैसा बिहेव नहीं करते हैं जैसा वो अपनी बेटी के साथ करते हैं। मेरी परिभाषा इस पे भी वही है। हम अपनी बेटी के लिए तो चाहते हैं कि ये ससुराल में जाए, इसके पति, इसके सास ससुर इसको खुश रखें, बेटी माने। जब वही बेटी दूसरे घर की मेरे घर पे मेरे लड़के के साथ शादी होके आती है, कहते भी हैं कि पत्नी अगर चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर पत्नी चाहे तो एक घर को नर्क भी बना सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है और मेरे पे बिल्कुल सत्य होती है। जब आप अपने यंग एज में थे तो आपने काफ़ी सारे स्ट्रगल फेस किए थे, तो जब उस टाइम की जो आपकी एज थी और प्रेजेंट टाइम के जो यूथ हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? अब रही बात भगदड़ की, उनको बहुत पीड़ा हुई होगी, दबे कुचले होंगे, छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे होंगे, क्या दर्द उनको महसूस करना पड़ा होगा उस समय। फर्रुखाबाद से अभी कुछ साल पहले एक हिस्सा कन्नौज अलग हुआ, उसका विकास देख लीजिए। तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया पर देखिएगा लगातार इस्तीफा हो गए थे। परिवार के जो मम्मी पापा थे अपने बच्चों को हिंदू महासभा की तरफ भेजना पसंद नहीं करते थे कि उसमें अगर जाओगे तो मुकदमा लिख जाएगा, वो तो दंगई जैसी पार्टी है, कहीं भी दंगा कर सकती है, किसी से भी लड़ाई लड़ लेगी। इन सब चीजों को मैंने खत्म किया। जब तक विसर्जन होता रहा गणेश जी का तब तक किया था। जिस दिन से उनका विसर्जन होना बंद हो गया, लोगों ने वहां जाके गाड़ना शुरू कर दिया, उसी साल से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान है, मैं उनको समाधि या गाड़ नहीं सकता। हमने तो शादी की, परिवार के सारे सुख लिए, बच्चे भी हो गए। अगर हम अब शहीद हो जाते हैं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम देश मुझको याद करेगा। लेकिन भगत सिंह जी की उम्र क्या थी? उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा था। देखा जाए तो भरी जवानी शुरुआत हुई थी, वो फांसी पे झूल जाते हैं, तो हम झूल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब कहते हैं कि वो किस डे होता है, फिर चॉकलेट डे होता है, फिर लव होता है, फिर जे होता है, फिर वो होता है। ये सारी वो भाषा भी हम नहीं बोलना पसंद करते हैं जो आगे के लोग कहते हैं क्या होता है, तो ये प्यार नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री विमलेश मिश्रा जी। विमलेश मिश्रा जी को हम लोग समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं और हिंदुत्व के तरफ से ये अपना पक्ष भी रखते हैं समाज में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिलकर जानेंगे। नमस्कार विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे? नमस्कार अनुराग जी, बहुत अच्छे हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, इन सारी समाज सेवी की और ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जो आप लोग आए और हमारे विषय में जानने की कोशिश की, क्योंकि हम नौजवानों के बीच में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आते हैं और नौजवानों का विषय पूछने की एक जिज्ञासा है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक। क्योंकि राजनेता और राजनीतिक लोगों की तो बातें सभी लोग कर लेते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा हो जाती है, लेकिन आप लोग जो ऐसे नौजवानों को मौका दे रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जिनकी पहचान नहीं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हमारे जीवन परिचय की बात बहुत ही संघर्षपूर्ण है, क्योंकि हमारा निवास स्थान हमारे जो पिताजी का है वो अपने बगल में ही कुसमापुर गांव है, अमृतपुर के पास में। ठीक। वहाँ हमारे पिताजी का निवास स्थान है जी। वहाँ कुछ समय रहने के बाद में हमारी माताजी और पिताजी, हमारी ननिहाल है ग्राम घसा, जो कि जिला हरदोई में आती है, अल्लाहगंज के पास में। वहाँ हमारी ननिहाल है। कुछ समय के बाद हमारे माता पिता वहाँ रहने लगे थे, क्योंकि परिवार हमारे पिताजी का बहुत बड़ा था जी। तो यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, तो हमारे नाना जी ने वहाँ कुछ ज़मीन हमारे मम्मी पापा को दी और वहाँ हम लोग
रहने लगे थे। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तभी से, हमारा उस गांव में ही जन्म हुआ है, ग्राम घसा ठीक। जन्मस्थली है हमारी। और वहाँ से ही हमें लगता 10 या 11 साल की उम्र में है हम फर्रुखाबाद में आए थे। हमारे बड़े भाई राजेश मिश्रा जी वो बहुत पहले आ गए थे। ठीक। कक्षा 5 की जो पढ़ाई मैंने की थी वो अपने गांव से ही की थी। कक्षा 6 से हमारे भाई हमको यहाँ लेके आए और भारतीय स्कूल में हमारी पढ़ाई रही है, वहाँ से ही पढ़ाई की है। उसके बाद में जीवन हमारा बहुत संघर्ष भरा रहा है, जिसको बताते बताते शायद मेरे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। वो गरीबी का दौर हमने देखा है, हमारे परिवार ने देखा है, वो शायद ही कोई देख सकता होगा, क्योंकि देखते तो हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो इसमें हमारी पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक। वो सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। जब मैं फर्रुखाबाद में आया था, हम लोग किराए के मकान से शुरुआत किए थे। क्या और उम्र थी आपकी तब? मेरी उम्र होगी 11 साल की। ठीक। एक किराए के मकान में शुरुआत की थी हमने। हमारे भाई और भाई की शादी हो गई थी, भाभी जी हमारी थी। वहाँ से भैया नौकरी करते थे। कुछ काम नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हमारी उम्र बहुत छोटी थी। 1 साल के बाद हम लोगों ने न्यूज़पेपर का काम किया। आप लोग जानते होंगे, अखबार का काम किया। उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। पैदल अखबार इस शहर में हाकर वाला जो काम होता है वो किया। उसको करते करते लेकिन एक जुनून था कि आज मैं पैदल हूँ, कल मेरे पास साइकिल हो, फिर मेरे पास मोटरसाइकिल हो। मैंने ख्वाब तो हेलीकॉप्टर खरीदने तक के भी सोच रखे थे, तभी हो सपने देख रखे थे। मुझे पता नहीं खरीद सकते, लेकिन सपने देखना गलत नहीं है। और वो सपने मैंने खुली आंखों से देखे थे, सोने वाली आंखों से नहीं, खुली आंखों से मैंने सपने देखे थे। और भोलेनाथ के बचपन से ही भक्ति की थी। आपको बता दें कि मटिया देवी के अंदर गली है, तामेश्वरनाथ मंदिर है अड़तियान में। वहाँ कोई उस समय जाना पसंद नहीं करता था, बहुत ही विषम परिस्थिति रहती थी। वहाँ मैंने भोलेनाथ की आराधना करनी शुरू की और अखबार अपना न्यूज़पेपर वाला काम अपने भाई के साथ शुरू किया। और उनके साथ जैसे घुन, किसी चीज़ में घुन नहीं, हम लोग कहते हैं दीमक लग गई, घुन लग गया, वो अपना काम में लगा रहता है। इस तरह से हम दोनों भाई लग गए और उस काम को इतना आगे बढ़ा दिया कि वो भी एक पहचान बना दी। न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़पेपर के नाम से भी हमारे भाई की आज अपनी पहचान है। जब हम भी उसमें लगे तो पूरे शहर के लोग जानते थे कि ये फलाने अखबार वाले हैं, मतलब एक फेमस कर दिया था। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर की कई सारी एजेंसियां भी ली हम लोगों ने, फिर उनसे भी बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे फर्रुखाबाद के ही रहने वाले, जो कानपुर में इस समय श्री रमेश अवस्थी जी सांसद हैं, वो जब सहारा अखबार की जब उनने शुरुआत की थी तो उसकी एजेंसी भी मैंने ही ली थी। उनके साथ में यहाँ से लेके आगरा तक का काम भी मैंने किया था। मैं कई बार आगरा से अखबार, वो सहारा समय जो साप्ताहिक आता था, उसको मैं कई बार यहाँ लाके यहाँ हाकरों को सप्लाई करते थे। बहुत सारे ऐसे काम किए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जब जिज्ञासा थी, फिर कई लोगों के यहाँ नौकरी भी की, फिर अपना बिजनेस भी करना शुरू किया, अपना धंधा करना शुरू किया। और ऊपर वाले का कहो या उन जो भोलेनाथ की हमने आराधना की थी, कुछ ऐसी हमारे साथ घटनाएं घटती चली गई। तो वो कहते हैं कि दिन दूना रात चौगुना आदमी बढ़ता है, तो वैसे ही आशीर्वाद मिलता रहा, हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद रहा, वैसे ही आगे चलते रहे। जो गांव में खेती थी उससे सामान आता था, उससे गुजर करते थे। और धीरे धीरे काम जो करते थे उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली कि अगर हमने मिट्टी भी उठा के वो किसी को बेची तो वो सोने के भाव में हमारी बिकी। तो कुछ आशीर्वाद ही रहा हमारे बुजुर्गों को मेरे साथ, क्योंकि ऊपर वाला चुनिंदा लोगों को ही कुछ ऐसी चीज़ें देता है। मेरे लिए भी उसने कुछ सोच रखा था जो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं। इसी बीच में हमारी शादी हुई। शादी का भी एक हमारा बहुत रहस्यमय घटना है, क्या जो बहुत कम लोगों को पता कि हमारी लव मैरिज हुई है। कुछ लोगों ने कहा भी था, कि कहते भी हैं और हकीकत भी है कि लव मैरिज चलती नहीं है ज़्यादा दिन। 18 सालें हो गई हैं। हमारी शादी 2005 में हुई थी। आज तक समाज के बीच में खटपट की आवाज़ तो हर घर में होती है, छोटी मोटी, पति पत्नी में नहीं होंगी तो प्यार नहीं होगा। आज तक
किसी प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे को पता नहीं होगा कि हमारी पति पत्नी को कोई विवाद हुआ। मेरा साथ उसके बाद जो हमारा अखबार का जीवन चल रहा, तो मैंने पैदल के बाद साइकिल खरीदी, साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल खरीदी अखबार के ही काम से। उसी बीच में हमने पोस्ट ऑफिस का काम किया, उसकी एजेंसी ली और उसका भी काम किया। तो उसमें आप सब लोगों का सहयोग, फर्रुखाबाद के लोगों ने देखा कि ये एक छोटा सा बालक न्यूज़पेपर का काम करके मेहनत करके यहाँ तक आया है, तो शहर के लोगों ने हमको बहुत सराहा और आंख बंद करके मेरे पर भरोसा किया। उस बीच में मेरे बीच में शहर के प्रतिष्ठित पोस्ट ऑफिस में वर्क करने वाले मिस्टर संदीप तिवारी जी एक गुरु के साथ में मेरे साथ आए और उन्होंने शहर में हमको पोस्ट ऑफिस का काम दिया, लोगों के बीच में मिलवाया और बहुत ही अच्छा काम हमारा, आज भी हम उसका काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम चला। लोगों ने मतलब लाखों करोड़ों रुपए ऐसे दे दिया फिक्स करने के लिए, ले जाओ और करे आओ, जमा करे आओ और कमीशन आप लेना, जो हमारे से मदद होगी करेंगे। आप सब लोगों ने शहर के बहुत अच्छा से साथ दिया, उन सबको धन्यवाद आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तक ये वीडियो पहुंचेगी और आपके माध्यम से बात पहुंचेगी। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद में हमने अपने और काम शुरू करने के लिए, मेरे पास छोटा छोटा धन इकट्ठा हुआ, तो मैंने गाँव में खेती मेरे पास मम्मी पापा को जो मिली तो उसके अलावा भी खरीदी। हमारी पत्नी भी, अगर हम शाम को सब्जी नहीं ला पाते थे तो वो नमक से रोटी हम लोग खाने की मतलब एक कोशिश करते थे हम बचाएं और नमक से रोटी खा लें, क्योंकि मेरी सोच एक बहुत लंबी थी। जब हम जोड़ेंगे तभी आगे पहुंचेंगे। तो उस सोच को मेरी पत्नी ने मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से निभाया कि मैं भोलेनाथ से ये दुआ करते हैं कि अगर किसी को धर्म पत्नी मिले, साथ मिले, तो सातों जन्म ऐसा ही साथ मिले, उससे एक घर जो आज हम हैं वो एक घर बन सकता है। कहते भी हैं कि पत्नी अगर चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पत्नी चाहे तो एक घर को नर्क भी बना सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है और मेरे पे बिल्कुल सत्य होती है। जो टाइम है अपना ये काफ़ी मॉडर्न हो गया है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा पहले जाएं तो पहले ये सब चीज़ें इतनी मॉडर्न नहीं थी। आज के टाइम में भी लोगों के मम्मी पापा नहीं मानते मेन टाइम पे, उस टाइम आपके मम्मी पापा कैसे मान गए थे? देखिए, एक चीज़ और भी है कि हमारा रिलेशन भी था, थोड़ा दूर का रिलेशन था वाइफ के घर से, तो बहुत लोगों ने दिक्कतें पैदा की शादी के बीच में। पत्नी के भाई ने भी दिक्कतें पैदा की और लोगों ने हमारी तरफ से भी थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन हमने अपनी मम्मी पापा को मनाया, अपने भाई को मनाया और उनसे कहा, देखिए ये रिश्ता हो रहा है मेरे मन से होना चाहिए, जीवन हमको जीना है और अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप लोग हमसे भरोसा करें, क्योंकि मैंने संघर्ष किया, हमारे माता पिता और भाई ने हमारा देखा संघर्ष कि लगन के साथ काम कर रहा है बंदा, लगन के साथ मेहनत के साथ आज यहाँ तक आया है और अपने मन से कोई एक फैसला ले रहा है। तो हमारे सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और जो पत्नी के घर वाले थे उनको भी विश्वास में लिया। तो ऐसे शादी का रिश्ता हुआ। और हम तो जो कहते हैं, देखिए लव मैरिज के कई तरीके होते हैं। आज का जो लव चल रहा है, जैसे इसमें फरवरी का महीना चल रहा है, मैं तो इसके विरोध में रहता हूँ, लगातार आपने देखा हर साल विरोध करता हूँ। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए कि वो, अब कहते हैं कि वो किस डे होता है, फिर चॉकलेट डे होता है, फिर लव होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ये सारी वो भाषा भी हम नहीं बोलना पसंद करते हैं जो आगे के लोग कहते हैं क्या होता है। तो ये प्यार नहीं होता। हमने कम से कम 5 से 7 साल प्यार किया, उसके बाद शादी की। लोगों को अभी प्यार की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं पता है, तो प्यार है क्या? देखिए, प्यार अभी तो इसमें इंसान समझता है कि एक लड़की और एक लड़का प्यार करते हैं उसको प्यार कहते हैं। मेरी नज़र से ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा प्यार की तो मेरी नज़र में ये है कि हम परिभाषा प्यार अपनी बेटी से भी करते हैं, अपने मम्मी पापा से भी करते हैं, आप लोगों से भी करते हैं। मेरी नज़र में परिभाषा प्यार की एक ही जैसी होनी चाहिए, लेकिन नज़रिया थोड़ा अलग होता है प्यार का। प्यार हमें अपने माता पिताजी से भी करना है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, और प्यार हमें अपनी पत्नी से भी करना है क्योंकि वो दूसरा घर छोड़ के आई है। तो उसको हमें अपने मम्मी पापा से कम नहीं आंकना है। माँ पिता ने जन्म दिया और जो पत्नी मेरे साथ रह रही है वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई। मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं।
उतना ही ज्यादा जरूरी बच्चे हैं। उनको भी हमको प्यार करना है, क्योंकि बच्चे हमारे अपने हैं, और हमारे से जो बच्चे, हम बच्चों को जो सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। मेरी नजर में प्यार का यही है कि प्यार करो, ये फरवरी वाला प्यार नहीं करो, नहीं कर। प्यार करो जैसे आप और लोगों से करते हो। आजकल प्यार कहाँ हो रहा है? आजकल जो नौजवान कर रहे हैं वो तो मेरी नज़र में तो बहुत ही गंदा कृत्य हो रहा है। जो मेरी परिभाषा है उसको कृत्य कहेंगे। प्यार वो होता है जो प्यार हो, जिस घर में प्यार बना रहे, पति पत्नी या समाज के बीच में प्यार बना रहा है, उसको प्यार कहते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा है कि जैसे माँ बाप हैं, उनकी बेटी है तो उनको वो पूरा प्यार देते हैं और चाहते हैं कि मेरी बेटी अगर दूसरे घर में जाए तो वो उसे सारी चीज़ें मिलें, खुश रहे। वहीं अगर उनके बेटे की शादी होती है और उनकी बहू आती है तो बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया कि वो लोग वैसा बिहेव नहीं करते हैं जैसा वो अपनी बेटी के साथ करते हैं। मेरी परिभाषा इस पे भी वही है। हम अपनी बेटी के लिए तो चाहते हैं कि ये ससुराल में जाए, इसके पति, इसके सास ससुर इसको खुश रखें, बेटी माने, बेटी माने। जब वही बेटी दूसरे घर की मेरे घर पे मेरे लड़के के साथ शादी होके आती है तो हम क्या सोचते हैं, ये बहू है मेरी, इसको हम बहू माने। जे सवेरे सबसे पहले उठे, घर का झाड़ू पर बर्तन, अभी तक नौकरानी कर रही थी लेकिन अब जे करे, उसको हम बेटी नहीं मानते, उसको बहू मानते हैं। सास समझती है कि जे हमारे हाथ पैर दबाए आके सबसे पहले चाय हमारी बिस्तर पे दे दे। ससुर सोचता है कि बहू, जे बहू है जे भी मेरे लिए सब कुछ करे। ये तो गंदी विचारधारा। अगर हम अपनी बेटी को दोपहर में 10 बजे तक सोने देते हैं तो बहू के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? पुराने जमाने में अगर लौट जाओ, जब हमारा बचपन था, हम देखते थे कि परिवार इतना बड़ा होता था, चाचा ताऊ बाबा नाना, मतलब एक समाज रहता था, एक बहुत बड़ा घर होता था, जैसा कि हमारा भी गांव में रहा। सब लोग एक साथ रहते थे, एक ही घर में, और एक ही घर में रहते थे। और मम्मी का नंबर आता था, वो रोटी बनाने जाती थी, या चाची हैं या जो भी मतलब महिलाएं होती थी, वो एक साथ काम में लग जाती थी। और वो एक दूसरे का इतना सम्मान करती थी कि आप बड़ी हो, आप हमारी जिठानी हो, आप नहीं काम करोगी। या जो नंद होती थी उनको बिल्कुल सर आंखों में बैठाल के रखते थे। आज का वो जमाना कहाँ है? आज का दौर कहाँ है? क्यों? सोच बदल गई, विचारधारा बदल गई। यही कि बेटी तो बेटी है, बहू बहू है। ये थोड़ी दूरियां, एक कहना चाहिए कि खाई सी हो गई है। ये समाज को समझना चाहिए। और हम नौजवान इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या सिखाया है। तो आपने जब इतने सारे संघर्ष के बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर में काम किया था, मीडिया मैगजीन्स में, फिर आपने पोस्ट ऑफिस का काम किया, तो आज का जो टाइम है उसमें इंसान ज़्यादातर अपने बारे में सोचता है कि अगर हम सेट हो गए हैं बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आपने ये सारा काम भी किया और एक लेवल भी आपने अचीव किया, उसके बाद समाज सेवा का भाव आपके मन में कहाँ से आया? मैंने अभी कहा था, कुछ छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया तो हमने छोटी सी ज़मीन खरीदी, फिर थोड़ा सा और खरीद लिया, फिर थोड़ा सा और खरीद लिया। ऐसे करके गांव में खेत भी खरीदा था। ये भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का मेरे ऊपर आज भी आशीर्वाद है। और अगर किसी इष्ट भगवान को मानते हैं, अगर कुछ दर्द होता है तो सबसे पहले मेरे मुख से भोलेनाथ का ही नाम निकलता है कि आप ही समझिएगा, क्योंकि आप ही हैं मेरे सब कुछ। जो गांव मैंने खेत खरीदा था, आपने सुना होगा गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से निकलने वाला था। हमने उसका विरोध भी किया जब वो यहाँ से चला गया था। एक्सप्रेस वे नहीं गया इसलिए, यहाँ से चला गया था, यहाँ रहे इसलिए हमने विरोध किया था कि वो यहाँ रहना चाहिए। ठीक, फर्रुखाबाद का एक विकास होगा उससे। लेकिन वो यहाँ से हट के जिला हरदोई में चला हरदोई गया। में, ठीक। ये हो सकता वो हमारे लिए भोलेनाथ अच्छा कर रहे थे। जो मेरे पास 4 से 5 बीघा खेत था वो उस एक्सप्रेसवे में चला गया। अच्छा धन मिला हमको। मेरी माँ का जो खेत था वो भी उसमें चला गया 5 बीघा, यानी कि 10-12 बीघा मेरा खेत भी उसमें चला गया। अच्छा धन मिल गया, वो भोलेनाथ की देन थी। जबकि हम यहाँ के लिए लड़ रहे थे और भोलेनाथ ने वहां पहुंचा दिया उसको। ठीक, हम यहाँ इसलिए लड़ रहे थे कि फर्रुखाबाद से निकलेगा, फर्रुखाबाद में विकास होगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, मेरी भावना समझिए आप। लेकिन वो वहां चला गया, मुझे पता भी नहीं था कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, लेकिन वो वहां आता है और हमको धन मिलता है। ठीक। उस धन से हमने आज सब कुछ किया है। उस धन को अलग लगाया और कभी भी ये नहीं शो आउट किया कि हमारे पास पैसा है या हम
कहाँ से आए, तो हमने हमेशा ये सोचा हम गरीबी से आए हैं और अपने से नीचे वालों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो कोशिश की हमने कि अब जब मेरे पास हमने सारी व्यवस्थाएं बना ली हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा, और समाज में एक ऐसा स्थान हासिल कर लिया है कि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं अपने माध्यम से। क्योंकि मैंने वो गरीबी देखी है, मैंने वो आंसू बहाए हैं जो लोग इस समय भी बहा रहे हैं, कर रहे हैं, जिनको हमारी जैसे लोगों की और जो शहर में समाज सेवी है उनकी आवश्यकता हकीकत में है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चों का ऐसा ही कुछ रहा, मेरी प्रेरणा बन गए वो भी। उन्होंने कहा कि पापा या पत्नी ने कहा कि हम लोग ऐसे माहौल से आए हैं और आज हमारे पास सब कुछ हो गया, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, लोगों की मदद की जाए। शादी से पहले भी हम एक संस्थान से जुड़े थे, माँ मंगला गौरी सेवा संस्थान, जो हमने और अनूप चौरसिया जो नाले में छट्टे पर रहते हैं, दोनों लोगों ने, केवल दोनों लोगों का विचार उस दुकान पे, नाले पे ही बना था, क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जिससे हम लोग समाज की बात करें और समाज के लिए करें। ठीक बात हुई और वो एक संगठन बना लिया। उसके माध्यम से हम लोगों ने भगवान के कई प्रोग्राम किए नाले मचट्टे पे। कांच वाले मंदिर में अगर गणेश जी का जो प्रोग्राम हुआ था और सबसे भव्य प्रोग्राम किया तो हम ही लोगों ने शुरुआत की थी कांच वाले मंदिर में। लेकिन जब तक विसर्जन होता रहा गणेश जी का, तब तक किया था। जिस दिन से उनका विसर्जन होना बंद हो गया, लोगों ने वहां जाके गाड़ना शुरू कर दिया, उसी साल से मैंने बंद कर दिया। क्योंकि मेरे इष्ट भगवान है, मैं उनको समाधि या गाड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरी अपनी विचारधारा थी। मैंने विसर्जन यात्रा में जाना भी, मतलब जाते हैं, लेकिन वहां नहीं, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते कि गाड़ने वाला जो आता है। लेकिन लोगों का कहना कि अगर हम लोग विसर्जन करते हैं मूर्ति का, तो उसके बाद में, विसर्जन के बाद में कुछ बचे हुए जो मूर्ति के अवशेष होते हैं वो पैरों पे आते हैं और भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। देखिए, विसर्जन तो इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अब जो मूर्तियां आ रही हैं वो बहुत विषैली टाइप के लोग बनाते हैं, तो उससे गंगा जी प्रदूषित होती हैं। ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम ऐसा करते क्यों है कि हम पीतल की मूर्ति क्यों नहीं लाते हैं? हम इतनी बड़ी मूर्ति क्यों लाते हैं? हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं वहाँ उस मूर्ति को स्थापित क्यों नहीं कर देते? हर वर्ष हमको उन्हीं को बुलाना। एक तो जो कहते हैं भगवान अगली वर्ष तो जल्दी आना, वो भगवान है, वो जा कहाँ रहे हैं? जब भगवान जाएंगे ही नहीं तो अगली वर्ष उनको जल्दी बुलाते हैं, स्थापित क्यों नहीं कर देते हैं? आपको स्नान कराना है उनको, तो आप ले जाइए वहाँ पीतल की मूर्ति या अष्टधातु की मूर्ति, जो जैसी आपकी श्रद्धा हो। जरूर थोड़ी इतनी बड़ी रखो, भगवान तो कण-कण में बसते हैं, तो छोटी सी मूर्ति रख लो। और हम सब लोग श्रद्धालु जितने भी हैं चल के गंगा स्नान कराते हैं, कौन मना करता है? उनमें कोई गंदगी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और पीतल की मूर्ति होगी तो जल की शुद्धता और बढ़ेगी। पुराने जमाने में सिक्का डालने की प्रथा क्या थी? हम लोग तांबे का सिक्का, जो पुराने लोगों ने हमें जैसा बताया, जितना हमें ज्ञान है, गंगा जी या किसी नदी में तांबे का सिक्का क्यों फेंका जाता था? जल जो किसी प्रकार से दूषित हो जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग तांबे, आज भी हम लोग सुबह तांबे के बर्तन में पानी क्यों पीते हैं? जल शुद्ध हो जाता है, हमारे शरीर को फायदा करता है। इसलिए तो पीतल की मूर्ति जब जाएगी या तांबे की मूर्ति जाएगी गंगा जी में, तो जल भी शुद्ध होगा। गंगा जी तो वैसे ही शुद्ध है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो शुद्ध हो जाएंगी, इसलिए ये चलता है। तो अच्छा है गरीब। उसके बाद में जब इसमें देखा कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मंगला गौरी सेवा समिति के साथ में फिर गरीबों की मदद करना शुरू किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा कि ये मंगला गौरी सेवा समिति है, उसको बड़े स्तर पे ले गए। फिर मैंने एक और संगठन बनाया, असहाय गरीब सेवा संस्थान, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा था, उसमें भगवान के भी कार्यक्रम हो रहे थे, और इसको हमने ये सोच से बनाया कि असहाय गरीबों की मदद करेंगे। ठीक, उसमें मदद करना शुरू कर दिया। हालांकि मंगला गौरी सेवा समिति इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, शादियां अभी गरीब लड़कियों की शादियां करा। असहाय गरीब सेवा संस्थान को हम लोगों ने, हमारे यार मित्र हैं, उनके साथ में बनाया। इस बीच में एक चीज़ और भी बता दें आपको, जो हम भूल गए अभी। हमारे मित्र विजय अग्रवाल जी हमारे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद हमारे एक मित्र मिले, आशीष अग्रवाल जी। ठीक, कुछ लोग हम पे अभी देख रहे होगे आप, जातिवाद का भी वो लगाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए बाकी जात को सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्राह्मणवादी हमको बोलते हैं। उनके लिए आपके माध्यम से एक जवाब है। हमारे अगर बचपन के लंगोटिया मित्र हैं, उनका नाम है विजय अग्रवाल। उसके बाद में अगर कोई मेरा मित्र बना है, उसका नाम है आशीष अग्रवाल।
उसके बाद में अगर कोई एक मित्र बनाया, उसका नाम है धर्मेंद्र कनौजिया, जो कि वर्तमान में सभासद हैं बड़पुर के। ठीक। ये हमारे 3 मित्र बचपन के हैं। उसके बाद में अगर कोई मित्र बनाया तो वहाँ आशीष गुप्ता एडवोकेट, जो नितगंजा में रहते हैं। ऐसे अगर हम गिनती करें तो ब्राह्मणों में बहुत चुनिंदा हमारे मित्र होंगे, खास मित्र की अगर गिनती की जाए, जिनसे कि हम लोग दोस्ती किसको कहते हैं, जिसमें हर बात कर ली जाएगी। लोग कहते हैं ना कि हगी मुती बात कर लेते हैं, अपनी उस भाषा में बात करें तो उनको दोस्त कहते हैं। ठीक। तो ऐसे दोस्त हमारे जी 2 ही हैं, विजय अग्रवाल और आशीष अग्रवाल। ब्राह्मणों में इनकी गिनती नहीं आती। और कोई ऐसा ब्राह्मण, खुले मन से कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, ऐसा कोई ब्राह्मण मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे भैया हैं, लेकिन ब्राह्मण कोई दोस्त नहीं है हमारा, जिससे कि जो लोग हमसे ऐसी बात कहें। समाज सेवा इन 2 भाइयों के साथ में शुरू की, विजय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, धर्मेंद्र कनौजिया, अपने इन भाइयों के साथ में मैंने शुरू की। असहाय गरीब सेवा संस्थान पिछले 10 सालों से दिखा नहीं रहा हूं मैं, कुछ चीजें दिखाई हैं, को दिखाना जरूरी होती है, जिससे कि हम दिखाएं तो लोग मदद करें, प्रेरित हो, इसलिए दिखाई है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें की जो दिखाई नहीं है आज तक समाज को। असहाय गरीब सेवा संस्थान लगातार उन गरीबों की मदद करता चला आ रहा है जिनको हमारी जरूरत थी, जिनको मैंने समझा कि इनको हकीकत में जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। बाकी कोरोना काल जो अभी चला है, इसमें तो हमें लगता है सभी लोगों ने, फर्रुखाबाद के लोगों ने देखा होगा, और हमें इस संस्थान को बहुत सारे लोगों ने पुरस्कृत किया है मन से, और कहा भी है, सराहनीय कार्य किया है, जो उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो उस बीच में कुछ सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी की थी, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ इसी जगह पे जहाँ आप बैठे हैं, यहीं इसी जगह पे जो सामग्री थी उसकी पैकिंग करते हैं। उसकी फ़ोटो अगर आप चाहेंगे तो सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। यहाँ छोटे छोटे थे, इनकी उम्र भी अब क्या होगी, उस समय पत्नी बच्चे हमारे, क्योंकि हमारी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है, 4 लोगों का परिवार है। वो यहाँ बैठ के ही सब लोग तैयारी करते थे पूरी रात में, क्योंकि दुकानें सब बंद थी। जो गेहूं का स्टॉक हमारे गांव का, हमारे खेत का आता है, वो हमारे अपने खाने के लिए था। वो उसी स्टॉक से हमने अपने बच्चों की अपनी चिंता नहीं की कि आगे मेरा क्या होगा। उसी स्टॉक से गेहूं साफ करने वाला उस समय कोई नहीं मिलता था, क्योंकि किसी को बुला ही नहीं सकते थे। तो खुद ही, वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगी, खुद ही छत पे जाके, क्योंकि बीन पाते नहीं, इतना समय नहीं था, उनको धुलते थे, साफ करते थे, फिर उनको पिसाते थे, फिर उनका आटा बनवा के फिर उनको बांटने जाते, पूरा पैकेट बना के, आलू वालू जो भी चीज़ें थी ज़रूरत की। और जिनको पैसे से मदद करनी थी उनको पैसा भी देते थे। हालांकि ये कहनी योग्य बातें नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए बता रहे हैं। जैसे मदद कर पाई, लगातार 3 महीने तक, 3 महीने या इससे भी ज़्यादा, जब भी ज़रूरत पड़ी, जिस समय भी हम जा पाए उनकी मदद करने के लिए गए। और अभी भी जब भी आवश्यकता पड़ती, जिनके साथ, अभी भी आपने देखा होगा, एक ईस्ट इंडिया ने खबर छापी थी, वो एक अमेठी की लड़की थी, कहीं शाहजहानगंज की थी, और अमेठी में वो शादी कराई गई, कुछ लोगों ने, समाजी लोग हैं, उन्होंने मिलके कराई। उसमें भी जो मेरा सहयोग हो चुका, वो मैंने किया। वहाँ के लोग हमको बुला रहे थे कि भैया आप आ जाइए, आपने सहयोग किया, यहाँ फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन मैं नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि फिर हम, जो मदद मेरी है वो हम वहाँ जाके दिखाएंगे तो उससे फायदा क्या है। हालांकि वो अखबार ने छापा है और हृदय जी ने उसको लिखा भी है सोशल मीडिया पे कि किन किन लोगों ने मदद की। तो वो उनका लिखना अलग बात है, क्योंकि जिससे प्रेरणा मिले लोगों को, लेकिन हमारा दिखाना वो सही नहीं था, क्योंकि वो गरीब लड़की थी, उसको दिल को ठेस पहुंचती, बाकी लोगों को भी थोड़ी ठेस पहुंचती कि इन्होंने गरीब लड़की की शादी कराई, अब ये दिखा रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा दिखाते भी हैं। वो इसलिए दिखाते हैं लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ लोग हमसे प्रेरित होकर और भी समाज बिल्कुल। कोरोना काल में लगभग मैंने जो क्या पोस्ट डाली, जो हमारे भाई लोग थे जिनकी मदद की, उनका चेहरा हमने ब्लर कर दिया। पोस्ट इसलिए डाली कि बाकी लोग, और उससे प्रेरणा ली लोगों ने। आप देखिएगा, सबसे पहले ये कार्य मैंने ही शुरू किया था, लोगों की मदद करने के लिए। अपनी जान पे खेलते हुए प्रशासन ने मना किया था कि कोरोना काल में कोई निकलेगा नहीं, लेकिन आप देखिएगा, सबसे पहले हमारी टीम ने जो वर्क शुरू किया था, लोगों की मदद करना, सबसे पहले मैंने अपने घर से ही शुरुआत की थी। इसके बाद मैं बाजार निकला था, बाजार में पूरी टीम लगी थी, और उस समय समाज के लोग इंसानों की तो सेवा कर रहे थे। उसी समय हमारे जानवर, जो गाय माता है, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। उनके विषय में उस समय कोई नहीं सोच रहा था।
हिंदू महासभा में काम कर ही रहे थे तो हमारी गौरक्षा की टीम भी है, ठीक। क्योंकि हमारी टीमें अलग अलग हैं, अकेले सारे काम हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे छोटे भाई हैं उसमें सचिन शर्मा जी, उनने अपनी पूरी टीम बनाई है और वो इतना अच्छा लड़का है। गौ सेवा के लिए आप किसी भी समय उसको बुलाएं, ठीक। पूरी टीम के साथ। अगर टीम नहीं है तो अकेले ही निकल जाता है। उसके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। वो जैसे भी व्यवस्था करता, पैदल जाना या हमसे कहे भैया आ जाओ हम चलते हैं, उसके साथ में मिलके गऊ की सेवा करने शुरू कर दी। उनको चारा नहीं मिल रहा तो चारा की व्यवस्था कर करके शाम को हम लोग जाते थे जहाँ भी, क्योंकि सबकी सेवा नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो मिल जाती थी गौ माता उनको खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। वहाँ से जो सारा जीवन के स्टार्ट किया है, उन्हीं का आशीर्वाद है सबका। वो आज हमारे साथ बैठे हैं आप। जो आपकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, ये गौरक्षा पे भी काम करती है? बिल्कुल। देखिए करीब करीब 10 साल पहले ही की वाकया है। हम श्री मंगला गौरी सेवा समिति में तो जुड़े ही थे, ठीक। उसी के बाद हमने अपना जो संगठन असहाय गरीब सेवा संस्थान बनाया था। उसी बीच में एक ऑफर हमको मिला था। हिंदुत्व की भावना तो मेरी पहले ही से थी, ठीक। उसी पे वर्क भी कर रहे थे हम। हिंदू महासभा में जुड़ने का एक ऑफर आया था। हमारे छोटे भाई हैं सौरभ मिश्रा जी, उनके माध्यम से एक ऑफर आया कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप क्यों ना एक इस प्लेटफॉर्म पे आके बात अपनी रखें जिससे कि हिंदुत्व आपको जाने। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो थोड़ा अलग है और आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो थोड़ा अलग होगा। मुझको भी लगा कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों ना इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं जिससे समाज के बीच में मेरी बात पहुंचे और एक संगठन मजबूत तैयार हो। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 10-12 साल पहले हिंदू महासभा का क्या रोल था। फर्रुखाबाद में एक हिंदू महासभा को एक गलत विचारधारा से देखा जाता था। परिवार के जो मम्मी पापा थे अपने बच्चों को हिंदू महासभा की तरफ भेजना पसंद नहीं करते थे कि उसमें अगर जाओगे तो मुकदमा लिख जाएगा, वो तो दंगई जैसी पार्टी है, कहीं भी दंगा कर सकती है, किसी से भी लड़ाई लड़ लेगी। इन सब चीज़ों को मैंने ख़त्म किया। जब मैं हिंदू महासभा में आया था सबसे पहले मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया गया था। उसी समय से हमने अपनी पूरी टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद सबसे पहले मैंने काम इसी बात पे किया, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। कोई भी हमारा हिंदू भाई होगा उसका शोषण कोई भी व्यक्ति, कोई पदाधिकारी या कोई भी और नहीं कर सकता है। लगभग 4 से 5 साल के बीच में इस छवि को सुधारा और इस छवि को सुधारने के बाद लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। जो हिंदू महासभा पुरानी वाली थी वो नहीं रही है, विमलेश ने आके इस हिंदू महासभा को बदल दिया। ये कट्टर हिंदुत्ववादी हो गई है। अब अराजक तत्व टाइप की जो भावनाएं रहती थी लोगों की वो खत्म हो गई हैं। इस सब कार्य के बीच में कुछ हमारे विवाद भी बीच में हुए। हमारे ऊपर कुछ लोगों ने झूठा आरोप लगा के मुकदमा भी लगाया। हालांकि वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वो मुकदमा हमसे खारिज हो गया। वो सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा होगा। और उस समय मैंने हिंदू महासभा छोड़ी थी। जितनी बड़ी टीम थी, मेरे साथ एक घटना घटी थी। हम यहाँ थे भी नहीं तो कुछ अराजक तत्व लोगों ने हमको उससे हटाने की कोशिश की। मैं उस समय अपनी फैमिली के साथ थोड़ा घूमने के लिए गया था, क्योंकि फैमिली को थोड़ा समय देना चाहिए समय समय पे। तो गोवा में था, तो यहाँ कुछ अराजक तत्व लोगों ने घटना घट दी और हमको हटवा दिया था। किस पद पर थे आप? जिला अध्यक्ष पद से। ठीक। हमको हटा दिया। हमको जानकारी हुई, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा एक लेटर आया है और आपको हटाया गया है। तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया पर देखिएगा लगातार इस्तीफा हो गए थे। सभी लोगों ने हिंदू महासभा को छोड़ दिया। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था वो सिंगल व्यक्ति बचे थे। बाकी सभी लोगों ने, जो 100-150-200 लोगों की टीम थी, सारे इस्तीफे हो गए थे। मैंने अपना जो भी वहाँ और घूमने का प्रोग्राम था पोस्टपोन किया, क्योंकि मुझे चिंता थी हिंदुत्व की। सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए। फ्लाइट ली उधर से, तुरंत फर्रुखाबाद आया। अगले दिन, दूसरे ही दिन जैसे मुझे फ्लाइट मिली, फर्रुखाबाद में आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के थ्रू। बताया कि भाई जो हुआ बहुत ही गलत हुआ और मैं
हिंदू महासभा में ही हूँ। मैंने ऊपर पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि आप लोगों को और एक जानकारी दें, जानकारी तो है लेकिन दे दें कि हिंदू महासभा में इसमें 2-3 फाड़ चल रहे हैं। राजनीतिक तौर पे जो हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय कार्यालय विराजमान वही हैं, लेकिन आप जानते हो कि राजनीति है, विद्रोह करने वाले भी लोग हैं, तो ऐसे विद्रोही भी हैं। तो मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी हैं उनसे बात की, और उन्होंने हमारे पिछले कार्य देखे थे, सराहे भी थे। तो उन्होंने हमें तत्काल प्रभाव से जिला अध्यक्ष दोबारा घोषित करा दिया और हमको बना दिया। हमने अपनी पूरी टीम तैयार की, 2-3 साल काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, और एक बहुत बड़ा टीम वर्क, एक अपनी पहचान बना दी और पूरी टीम की पहचान बना दी कि अगर हिंदुत्व की कोई बात कभी भी आई, किसी भी जाति, दूसरी जाति ने हमारे किसी हिंदू को कहीं सताया, वो तत्काल किसी भी समय फ़ोन करता, चाहे सुबह, रात, दोपहर, किसी भी समय। और मैंने भी उस पर वर्क किया कि हमारे परिवार का काम हो, हमारी पत्नी ने मना किया हो या हमारे बच्चों ने भी मना किया हो, तो उनको हम संतुष्ट करते थे कि मान लीजिए अभी हमें कुछ हो जाए और सामने वाले को हम बुलाएं, वो ना आए तो तुम क्या सोचोगे। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, उनको मेरी ज़रूरत है। और कोई भी उसी को याद करता है जिस पे भरोसा होता है, जिस पे विश्वास होता है। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, हम उनका विश्वास कायम रखेंगे। अगर आप मना कर रहे हो तो हम मानेंगे नहीं, और हम वहाँ जा रहे हैं, हो सकता हम वहाँ शहीद हो जाएं, तो चिंता भी मत करिएगा। इसलिए मत करिए क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है, हमने उनको, हम अपने पुराने महापुरुषों को देखा है, उनसे ज्ञान लिया है। हमारे भगत सिंह जी और महाराणा प्रताप जी, राजगुरु, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश की और अपनी टीम को प्रेरणा भी दी कि ये हमारे महापुरुष, ये भी घर में अकेले ही होंगे, इनके भी मम्मी पापा होंगे, उन्होंने भी इनको मना किया होगा, लेकिन इन्होंने देश देखा, अपना धर्म देखा और मुगलों से हमको बचाया। बहुत ही कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। हमने तो शादी की, परिवार के सारे सुख लिए, बच्चे भी हो गए। अगर हम अब शहीद हो जाते हैं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम देश मुझको याद करेगा। लेकिन भगत सिंह जी की उम्र क्या थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा था। देखा जाए तो भरी जवानी शुरुआत हुई थी, वो फांसी पे झूल जाते हैं, तो हम झूल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, और अभी वंदे मातरम यात्रा भी मैंने कहा था, अगर हम देश के लिए हमारी जान चली भी जाती है तो हमें स्वीकार है। कम से कम हमारा देश इसको याद तो करेगा कि हमारा कोई नौजवान था, उसने देश के लिए कुछ किया या हमारे समाज के लिए कुछ किया। वहीं से हिंदू महासभा में सब चीज़ें देखी गई, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव राणा जी ने घोषणा 4 साल पहले हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से की थी। वहाँ हमको बुलाया गया था, मेरी पूरी टीम को बुलाया गया था, वहाँ हमें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मैंने उसको सराहाया था और बहुत बहुत धन्यवाद किया था। तो वो हर 2 साल बाद होता है, तो इस बार भी हम नहीं गए थे, इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं दिखा होगा। तो इस बार भी हमको युवा प्रदेश अध्यक्ष की तीसरी बार बागडोर मिली है, क्योंकि मैंने हिंदुत्व के लिए किया और यहाँ के लोगों ने सराहा, और हमारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी उन्होंने देखा। तो यही भावना है कि हिंदू महासभा में हमने एक साथ सबको पुरो के रखा है एक माला के रूप में, और कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व का जो एजेंडा हमने लिया है उसमें हिंदुत्व का भला हो। हमारे फर्रुखाबाद में ज़्यादातर जो लोग हैं और जो यूथ है हमारा, उनका कहना ये होता है कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, अगर उनकी हत्या ना हुई होती तो फर्रुखाबाद आज कहीं और ही होता। ऐसे महापुरुष के लिए हम बोल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उनकी हत्या हो गई थी तो मेरी उम्र बहुत कम थी। 97 में उनकी हत्या हो गई थी, 83 का मेरा जन्म है, तो 13-14 साल के थे। तो उस समय समझ बढ़ती है, तो उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी है बहुत अच्छी है। ऐसे महापुरुष ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, ना कोई हुआ है फर्रुखाबाद में, ना कभी होगा। उनका जो हमने सुना है, वो किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार देख लेते थे, इतनी उनकी याददाश्त कह लो या उनका इतना
विचारधारा या सोच इतनी अच्छी थी, एक बार देख लेते और हजारों की भीड़ में उसको नाम से बुलाते थे। आज का नेता नहीं कर सकता है। ऐसे उनके विचार थे। और फर्रुखाबाद के लिए एक उनका नारा हमने सुना है, बहुत अच्छा नारा है। एक नारा था, सबको पानी, सबको बिजली, सबको पानी, ब्रह्मदत्त जी की यही निशानी। ये मेरा बनाया नहीं, क्यों, हम बच्चे थे, किसी ने बनाया होगा और ऐसा उनने किया होगा, तभी नारा बना होगा। व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन ये एक सामाजिक नारा है। मैंने अभी कल ही देखा है, जितना सोशल मीडिया पे लिखा था उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने ये नारा लिखा था। मैंने भी लिखा था, क्योंकि उनकी एक पहचान ऐसी थी। उनके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऊर्जा मंत्री रहे इसलिए ये नारा दिया गया। लेकिन ये मुझे पूर्ण भरोसा है, अगर वो जीवित होते तो मुख्यमंत्री बहुत पहले बन चुके होते, और आज कहाँ होते ये तो बता पाना और कल्पना करना बहुत मुश्किल है हम जैसे नौजवानों के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे, मुझे लगता कि अब कोई नहीं है फर्रुखाबाद में। हम आपके माध्यम से चाहेंगे जरूर कि जो भी हमारे नेता हैं यहाँ, वो उनके पद चिन्हों पे चलें। और फर्रुखाबाद के लिए जो फर्रुखाबाद की मांग है, सबसे पिछड़ा फर्रुखाबाद है, आप लोग भी देख रहे हैं। फर्रुखाबाद से अभी कुछ साल पहले एक हिस्सा कन्नौज अलग हुआ, उसका विकास देख लीजिए। उसका एक पार्ट चिवड़ा मऊ, उसका विकास देख लीजिए। अपने से 70 किलोमीटर दूर मैनपुरी, उसका विकास देख लीजिए। अपने से 70 किलोमीटर दूर शाहजहानपुर, उसका विकास देख लीजिए। अपने से 70-72 किलोमीटर दूर हरदोई, उसका विकास देख लीजिए। ज़्यादा दूर मैंने नहीं गिनाया है, पास पास में, जो कि इतनी बड़ी एरिया में थोड़ा शाहजहानपुर बढ़ जाए, थोड़ा फर्रुखाबाद बढ़ जाए तो लगभग बराबर हो जाएंगे। दिल्ली लगभग इतनी बड़ी एरिया में ही बसा होगा, लखनऊ लगभग इतनी बड़ी एरिया में बसा होगा। तो इसलिए आपको ये बहुत कम कम दूरी बताई। इनका जो शहर का मॉडल है वो देख लीजिए और हमारे फर्रुखाबाद का देख लीजिए। फर्रुखाबाद में अगर कोई बाहर का व्यक्ति जिससे बात करते हैं, जो जैसे दिल्ली में रहता है या कई बड़ी सिटी में रहता है, उससे जब फर्रुखाबाद का नाम बता नहीं, पहले तो वो जानता नहीं होगा, और अगर जो जानते भी हैं वो इसको गांव कहते हैं आज भी। आप दिल्ली में अगर गए हैं, दिल्ली में किसी भी मार्केट में जाओ, उसको अगर एड्रेस देते हैं फर्रुखाबाद से है, अरे गांव से आए हो, आज भी इसका नाम है। जबकि फर्रुखाबाद में आलू की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में कई ऐसी सारी चीजें हैं। बनारस के बाद में अगर कोई पहचान बचती है, वो फर्रुखाबाद अफराकाशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं। अभी आपने सुना होगा कि माधोपुर मंदिर में भूसा भरा था, वो हमने खाली कराया था। वहां इतने विशाल मंदिर हैं, विश्रातन हैं, अगर उनको सही से बना दिया जाए तो हमें लगता है कि आसपास के एरिया में इतना बढ़िया पर्यटन नहीं होगा जो यहाँ हो सकता है। आसपास के एरिया में हमारे यहाँ महाराज जी हैं, हमारे यहाँ ऐसी सारी चीजें हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत रहे हैं, हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि आश्रम है, दुर्वासा जी जैसे संत यहाँ रहे हैं। आज जो हम लोग प्रेरणा लेते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से, वो भी यहाँ आए हैं। ऐसा हमने एक वीडियो के माध्यम से सुना था। ईश्वरदास जी महाराज जी जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था गंगा जी के किनारे, वहाँ हम गए हैं, रुके भी थे काफी दिन, वो यहाँ काफी दिन रुके थे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे फर्रुखाबाद में है। उसके बाद में भी फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो पा रहा है। ये हमारे सब नेताओं के लिए और हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे यहाँ के नेता क्यों नहीं सोच रहे हैं, या सोचते हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है, ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ के नेता
जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट खाते हैं किसी न किसी चीज़ से। हालांकि मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी भी प्रयास कर रहे हैं और उन्हें कई चीज़ें, कई रोडें यहाँ लाने का प्रयास किया है और शायद उनका प्रयास सफल भी हुआ है और शायद और भी होगा। मेजर साहब ने सबसे पहले वो बिजली वाली लाइन अंडरग्राउंड की भी बहुत प्रयास किए हैं। अब वो कहाँ तक है खैर सही से जानकारी नहीं है, लेकिन उनके प्रयास सफल हो रहे हैं। सड़क की भी चौड़ीकरण की बात की है, वो भी बजट में गए हैं, शायद प्रस्तावित हो गए हैं। कोशिश की जा रही है। माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी भी इन प्रयासों में लगे हैं। कितने सफल होते हैं कितने नहीं होते हैं, लेकिन अब वो हमारे नेता कुछ जाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। माननीय हमारे सांसद जी भी उन्हीं की वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है और कुछ उनके संसद भवन में सुना भी है कि वहाँ कहते भी हैं, वो मैंने खुद सुना है कि फर्रुखाबाद में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कहाँ तक इनकी बात सुनी जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही है वो तो मुझे नहीं पता और कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे नेताओं ने अब बात रखनी शुरू कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि जो वर्तमान में हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं माननीय जयवीर सिंह जी, पर्यटक भी मंत्री हैं वो, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि गंगा जी का किनारा है और बौद्ध स्थल भी है अपने यहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें वो लाने के प्रयास में हैं। अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और किसी कारणवश अगर नहीं आता है तो फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है। इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद में फिर भी यहाँ नहीं आता है तो हम तो इसको दुर्भाग्य मानेंगे। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के बारे में जितना सराहा जाए उतना कम होगा कि ऐसा महापुरुष मैंने बोला ना कि फर्रुखाबाद में ना मिला और ना मिलेगा, और अगर वो होते तो फर्रुखाबाद तो बुलंदियों पे होता। जो प्रयागराज में अपना महाकुंभ लगा है 144 साल बाद का, तो अभी उसमें एक हादसा हुआ था जिसमें भगदड़ में कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देखा है, कुछ लोगों को उस पर सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो गंगा के किनारे जिनकी मौत हुई उन्हें मोक्ष मिला है, और कुछ लोग सरकार की लापरवाही बोलते हैं। तो इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। 144 साल के बाद किसी का जीवन नहीं होता 144 साल का, और हमें लगता आज की पीढ़ी अगर देखी जाए तो उनका जो बच्चा, मतलब हमारा अगर बच्चा होगा उसका भी इतना जीवन नहीं होगा। 2-3 पीढ़ियों के बाद ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। तो ये सौभाग्य हम उत्तर प्रदेश वासियों को मिला है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। तो पहले तो धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना विशाल रूप दिया है महाकुंभ को। इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी है, क्योंकि उन्होंने अगर फंड ना दिया होता तो महाकुंभ नहीं हो पाता इतना भव्य। माननीय योगी जी तो अपने स्तर से करते, लेकिन इतना भव्य नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं एक चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे ऐसे सनातनियों को जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने और प्रदेश को और देश की जो एक सनातनी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समस्त देशों में एक अच्छा संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी हमारे राजनेताओं को जिन्होंने उसको सराहा है। अब रही बात भगदड़ की, देखिए हम अपने घर पे एक छोटी सी फैमिली होती है, जैसे कि अभी हमने अपने वक्तव्य में आपको बताया भी था कि खटपट होती है, पति पत्नी में ही हो जाती है, 2 ही लोग होते हैं, और फैमिली बड़ी होती है तो ज़्यादा हो जाती है। एक छोटी सी घटना हुई ऐसी, कैसे हुई ये विषय सोचनी है, क्यों हुई ये विषय सोचनी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी भगदड़ से जितनी बड़ी हो गई। और जितने भी हमारे भाई वहाँ शहीद हुए हैं उनको हमारी आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा हुई होगी, दबे कुचले होंगे, छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे होंगे, क्या दर्द उनको महसूस करना पड़ा होगा उस समय, इसको कहना बहुत मुश्किल है। तो
उस समय क्या पीड़ा रही होगी, उनके परिवार पे इस समय क्या पीड़ा होगी, उसको बयान करना बहुत मुश्किल। अगर मेरे साथ ऐसी घटना होती तो सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता। ये तो ईश्वरी ताकत होती है, वो सहन कराते हैं, लेकिन सहन करना बहुत मुश्किल होता। तो उस पीड़ा को तो हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो महाकुंभ था वो बहुत ही सुंदर और भव्य था। और वहाँ पे जो हमारे भाई बहनों की मौतें हो गई हैं, कहें हम तो कहेंगे वो शहीद हो गए हैं वहाँ, लेकिन दर्द है उनका हमें, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा हुई होगी। और जो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं कि एक घटना घटी गई है, तो उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक ओछी राजनीति की जा रही है। अभी हमने कहा जो घर में 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, या हम कोई भी एक प्रोग्राम करते हैं उस छोटा सा उसमें भगदड़ हो जाती है, तो वो तो करोड़ों लोगों का एक महाकुंभ था। तो ये घटना तो कहीं भी संभव हो सकती है। हमारी रामनगरिया यहाँ जरा सा लगता है मेला, वहाँ पिछली बार कई बार आगजनी हुई, थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं जो हर वर्ष यहाँ होती हैं, तो वहाँ भी एक घटना हो गई। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन वो एक घटना को तूल ना दिया जाए। उन सब परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं। हमसे जो हमारे इधर के लोग होंगे उनकी जो मदद होगी वो भी करने के लिए हम तैयार हैं, अपनी जो हमारी औकात है उसके हिसाब से। और लेकिन इसको गलत तरीके से हमारे देश को, हमारे महाकुंभ को बदनाम करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गंदी राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और जो हमारे संतों ने कहा है कि उनको वहाँ मोक्ष मिल गया, तो देखिए उन्होंने पहले उनका दर्द कहा है। और मोक्ष शब्द उन्होंने इसलिए कहा है कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, और उस पावन धरती पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मोक्ष ही कहेंगे, क्योंकि वो धरती इस समय, क्योंकि हमारे लाखों साधु संत वहाँ रहते हैं, वास करते हैं। उस जगह को क्या शब्द दें, कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा कि इतनी शुद्ध जगह हो चुकी है वो। साधु संतों के वहाँ कदम पड़े हैं, क्योंकि हमें लगता कहीं ना कहीं जो हमारे नागा बाबा और जो संत हैं उनके जो कदम पड़ने के बाद भोलेनाथ का जो अंश रहता है उनके अंदर, तो सीधे सीधे भोलेनाथ वहाँ उस जमीन धरती पे विराजमान है। तो वहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने अगर मोक्ष के लिए कहा है तो मेरी नज़र में सही कहा है, गलत तो नहीं हो सकता है वो। क्योंकि संत कह रहे हैं तो संत की भाषा कभी गलत नहीं हो सकती। तो इस पे जो राजनीति कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और देखिए उनको राजनीति करनी तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन महाकुंभ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के हित में मुद्दे जो होते हैं, तो उन पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को एक साथ, जैसे अभी हम आप सबने देखा होगा कि ट्रम्प, अमेरिका में जैसे ही ट्रम्प राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया? सबसे पहले जो बिना वीजा वाले हैं, जो लोग गलत तरीके से हमारे देश में घुस के आए, उनको हथकड़ी डाल के निकाला गया देश से। किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं। क्या वहां और दूसरी पार्टियां नहीं है? उन्होंने देश हित के लिए काम किया। घुसपैठिया जो हमारे यहाँ घुसे थे, हालांकि वो मेरे भी देश के लोग हैं, उनको हथकड़ी लगा के भेजा गया। हमें भी रोष है, हमें भी इस समय गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो देश की नीति होगी या हमारी सरकार उसके विषय में सोचेगी, उस पर कहना मेरा थोड़ा सही नहीं होगा। लेकिन ये हमें दर्द है कि हमारे देश के, भारत के लोग जो सभ्य लोग हैं, उनको हथकड़ी डाल के भेजा गया। ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारा जो उच्च जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हैं, वो देखेंगे और समझेंगे। इस पे जो संज्ञान लेना होगा वो लेंगे। इस विषय में हमें कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही लोग देश को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ओछी राजनीति होती। हमारे देश के लिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए सोचता है तो उस पर जातिवाद की बात लगा दी जाती है, उस पर हिंदुत्व की बात लगा दी जाती है। उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको वो अच्छा कार्य नहीं करने दिया जाता। इसीलिए हमारा देश पिछड़ा। अगर हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, राजनीति अलग चीज़ है, देश हित में अगर काम करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे चला जाता। हमें लगता है कि आज अमेरिका को टक्कर देने की, हालांकि अमेरिका को टक्कर देने के लिए आज भी खड़ा है, लेकिन उस समय बिल्कुल उसके साथ खड़ा होता है, उसके
कि हम तुमसे लड़ने के लिए कभी भी तैयार हैं। इतनी ताकत होती है हमारे देश में। जब आप अपने यंग एज में थे तो आपने काफ़ी सारे स्ट्रगल फेस किए थे, तो जब उस टाइम की जो आपकी एज थी और प्रेजेंट टाइम के जो यूथ हैं, उन दोनों में क्या आप डिफरेंस आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। आज की जो यंग हैं वो बुरी तरह से नशे में जा चुके हैं। हम इस समय देख रहे हैं, शाम जब होती है तो लगभग जो नौजवान हैं, यंग हैं, किसी न किसी नशे से पीड़ित हैं और बड़ी संख्या में पीड़ित हैं। इस बात का हमको कष्ट है। आप अगर कुछ ऐसा कार्य करते भी हैं तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से किया जा रहा है। आप कोई अगर शौक करते हैं, मेरी नज़र में तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यंग हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी नज़र में जो है 18 साल से और 30 से 35 साल की अवस्था ऐसी होती है कि आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितनी आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जितनी पढ़ाई, जितना अध्ययन कर लेंगे वो आपके लिए हमेशा रहेगा। इसके अलावा आप जो करना चाहते हैं वो आपकी 40 साल 35-40 साल के बाद में उम्र शुरू होती है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इस नौजवानी में आपको वो सारी चीज़ें अचीव करनी चाहिए जो मैंने की। हम कह सकते हैं खुले मन से जो मैंने की 11-12 साल की उम्र से और 35, अब मेरी उम्र करीब 41 साल की होने जा रही है। अभी पिछली 35-40, अभी भी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आज का यंग नहीं कर सकता है। इतनी सब अपनी फैमिली को टाइम देना और इतने सारे वर्क करना, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ यहाँ शहर में रह के अपने खर्चे चला पाएंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो भाग भाग के हम करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस काम करते हैं तो लोगों के पास जाना भी होता है, लोगों से भी मिलना होता है, और ठेकेदारी का भी थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उसमें भी हमें अपना काम करना होता है। बाकी किसान भी एक रूप में हैं हम, तो खेती है गांव में वो भी देखनी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समाज सेवा करते हैं उसमें भी हमको देखना पड़ता है। हिंदुत्व का एक चोला पहने उसमें भी बहुत सारा करना पड़ता है। घर को भी समय देना पड़ता है, आप जैसे लोगों भाइयों को भी समय देना पड़ता है। इसके बाद में भी हम भागते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपया है तो इसको 2 रुपये कैसे बनाएं, और ऐसा क्या काम करें कि अच्छा कार्य हो। ठीक, हमारा जो पैसा है वो अच्छे कार्य में लगे, लोगों की मदद भी हो जाए। और एक चीज और भी हम आपको ये बताएं, मिडिल क्लास में आते हैं, हमें लगता कि हमारे जैसे लोग रिटर्न दाखिल नहीं करते होंगे। मैं पिछले 10 से 11 सालों से रिटर्न दाखिल अपना अपनी पत्नी का करते चला आ रहा। क्यों? इसलिए नहीं कि जो हमें दिखाना है, अभी लोग जानते ही नहीं है इसके विषय में। एक तो आप रिटर्न दाखिल करेंगे तो आपके पास जो पूंजी होगी वो नंबर 1 में सरकार की नज़र में होगी, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कुछ रिटर्न दाखिल करते हैं तो कुछ पैसा जो अगर हमारे ऊपर ज़्यादा आपने जो कमाया है तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ते हैं। वो टैक्स की मदद से कितने लोगों का, गरीबों का जो इस समय राशन वितरण काम होता है वो कहाँ से आता है? हमारे आपके टैक्स के पैसों से आता है ना, तो वो भी एक मदद हो रही है। तो ये भी हमारा आपके माध्यम से कहना है मिडिल क्लास के लोगों को जो इस दायरे में आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग जो ठीक ठाक हैं वो इनकम टैक्स पे करना शुरू कर दें, रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दें, तो हमारा देश अमेरिका से बहुत आगे चला जाएगा। अमेरिका में तो इतने लोग हैं, हम इतने लोग हैं, बहुत आगे जाएगा। तो हमने आपको बताया ना कि 12, 14, 15 सालें लगभग हो आई होंगी
वो तो अब देख के ही बता पाएंगे। तब से हम रिटर्न दाखिल करते आते हैं दोनों का, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं तो वहाँ रिटर्न हमारा कटता ही है पहले से। और बाकी जो हमारा ठेकेदारी का और अभी हमने जो सैनिक कैंटीन बनाई है उसका सारा रिटर्न बनता ही है, बनेगा भी। तो वो रिटर्न दाखिल करें सभी लोग, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सरकार नहीं कहती कि आप, एक तो आप मिडिल क्लास को आप, सरकार ने इस वर्ष और ज्यादा छूट दे दी है। अभी तक पहले 5 लाख था, 3.5 लाख था, 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, इस बार 12 लाख हो गया। तो इतना तो हमें लगता नहीं कोई कमाता होगा, साल में 12 लाख रुपए बहुत होता है। तो उस 12 लाख पे आपको छूट ही मिलनी है, कोई टैक्स जमा ही नहीं करना है। तो रिटर्न दाखिल करेंगे तो उससे आपको देश के प्रति एक पॉजिटिव चीजें आएंगी। सरकार भी सोचेगी, दिखाएगी भी कि हमारे हिंदुस्तान में इतने लोग रिटर्न दाखिल करते हैं, एक अच्छी विचारधारा आएगी। और अगर कुछ रिटर्न बनता भी हो जाएगा तो हमारे इन गरीब भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए वो पैसा लगेगा, तो कहीं ना कहीं हम सहयोग करेंगे सरकार का और अपने देश का। तो जो आज की जनरेशन है उसको आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो इस समय वो गलत तरीके से जा रहे हैं उस पर थोड़ा विराम करें। जो इस समय नशे के आदी होते चले जा रहे हैं उससे थोड़ी दूरी बनाएं, मेहनत करें, अपने लिए कुछ कमाएं। हो सकता माता पिता कमाया हुआ बहुत कुछ हो उनके पास, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हो। माता पिता सबके कमाते हैं, सबके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो, हमसे भी आगे हो। इतना धन अपने आप नहीं खाते हैं, बच्चों के लिए जोड़ के रखते हैं। लेकिन उन बच्चों से ही हमारा आपके माध्यम से कहना है कि माता पिता का जो धन है उसको तो रखें संभाल के, बर्बाद ना करें। अपना भी धन कमाएं, अपनी भी ऊर्जा उसी के लिए लगाएं कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। अगर मेरे पिताजी ने 1 करोड़ की संपत्ति हमको दी है तो हम इसको 10 करोड़ की अपने बच्चों को करके दें। ऐसा दिमाग उस चीज पे इस्तेमाल करें, ना कि नशों पे इस्तेमाल करें। ये हमारा कहना है। हमारे जो यंगस्टर हैं इस समय, उनके लिए हमारा, अगर जो हमारे फॉलोवर भी हैं, जो हमको अपना छोटा बड़ा भाई मानते हैं, तो उन सब से हमारा अनुरोध है कि जो गलत संगत में चले जा रहे हैं तो उससे निकलने की कोशिश करें, समाज को सुधारने की कोशिश करें, समाज के साथ काम करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हमारा वक्तव्य जानने का, हमारे विषय में जानकारी लेने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।